धान की रोपाई से पहले 15 दिन धान की फसल के लिए बहुत ही अगर अच्छे नहीं होते हैं तो उसका असर उत्पादन पर पड़ता ही है। तो आज हम धान की रोपाई से लेकर के जो पहले 15 दिन होते हैं, इस बीच में क्या क्या आवश्यक कार्य कर लेने चाहिए, कैसे हम धान की अच्छी शुरुआती देखभाल कर सकते हैं, कैसे हम धान में अच्छे कल्ले बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, क्या क्या आवश्यक कार्य हमें 15 दिन के भीतर कर लेना चाहिए, आज हम समस्त संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे आपको। तो वीडियो पूरा देखिएगा किसान साथियों। और कोई भी आपके मन में अगर सवाल हो, कोई भी आपके मन में सुझाव हो तो आप कमेंट भी ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो किसान साथियों, जब आप धान की रोपाई करते हैं तो रोपाई के समय पर 2-3 बातें विशेषकर ध्यान देना होता है। एक तो सही समय पर खादों का इस्तेमाल। खादों की बात हो रही है तो खादों की मात्रा भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि 15 दिन तक क्या क्या करना है संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, बहुत सारी खादें आती हैं, बहुत सारे किसान साथी NPK डालते हैं, बहुत सारे किसान साथी DAP खाद का इस्तेमाल करते हैं, कुछ किसान साथी सिंगल सुपर फॉस्फेट का भी इस्तेमाल करते हैं। तीनों खादें मेरे हिसाब से अच्छा काम करती है, लेकिन दोस्तों बेहतर यही रहेगा कि आप सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल करें। इसमें फास्फोरस के साथ साथ कैल्शियम और इसके साथ साथ सल्फ़र भी मिल जाते हैं। कुछ में दोस्तों आपका कुछ मात्रा में जिंक भी मिल जाता है। तो अगर हम SSP की बात करें दोस्तों, तो सिंगल सुपर फॉस्फेट आपको जो है लगभग 80 किलो से लेकर के 110 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना होता है। यह जो मात्रा है दोस्तों वैरायटी के हिसाब से कम ज़्यादा हो जाएगी। जल्दी तैयार होती है वैरायटी तो 80 किलो डालिए, 80 से 85-90 किलो। कोई मध्यम अवधि की वैरायटी है तो 90 से 100 किलो के आसपास डालिए। कोई देर से तैयार होने वाली वैरायटी दोस्तों तो 100 से 110 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सिंगल सुपर फॉस्फेट को जो है रोपाई करने से पहले आप अंतिम जुताई के समय अगर आप प्रयोग करते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा लाभ आपको SSP खाद से ही मिलेगा। मेरा यही मानना है कि SSP बढ़िया काम करती है, क्योंकि हमारी मिट्टी में सल्फ़र की भी कमी हो गई है। अलग से आपको सल्फ़र डालने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे कैल्शियम की भी आपूर्ति किसान साथियों हो जाती है। तो SSP अगर आप डालते हैं तो यूरिया भी आपको उसी समय पर या फिर 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर डालना पड़ेगा। तो बहुत सारे किसान साथी उसी समय यूरिया डाल देते हैं, तो आप डाल सकते हैं। SSP के साथ यूरिया आपको जो है लगभग 30 से लेकर के 40 किलो ही रोपाई के समय पर ही प्रयोग करना चाहिए, या फिर रोपाई के 3-4 दिन के भीतर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब ये 2 खाद हो गई। तीसरी खाद दोस्तों हम डालते हैं पोटाश यानी कि MOP पोटाश 60% वाला। आजकल हम पोटाश का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं दोस्तों उत्पादन कम ही मिलता है हमें। तो पोटाश की जो मात्रा है 25 किलो से लेकर के 40 किलो तक आपको डालना चाहिए। पोटाश 2 भागों में बांट करके भी आप डाल सकते हैं, संपूर्ण मात्रा भी रोपाई के समय पर डाल सकते हैं। आपकी मर्जी जैसे भी डालिए। 2 भागों में बांट करके डालते हैं तो आधी मात्रा रोपाई के समय, आधी मात्रा 40-45 दिन पर डालना होता है, और संपूर्ण मात्रा अगर आप डालना चाहते हैं तो रोपाई के समय पर डाल सकते हैं। अब जैसे कोई वैरायटी मध्यम अवधि जल्दी तैयार हो जाती है तो 25 से 30 किलोग्राम पोटाश डालिए। मध्यम अवधि की वैरायटी तो 30 से 35 किलो पोटाश डालिए। देर से तैयार होने वाली किस्मों में जो है 35 से 40 किलोग्राम पोटाश आपको डालना होता है। मान लीजिए आप 30 किलोग्राम पोटाश डालने वाले हैं तो 15 किलो रोपाई के समय 15 किलो 40-45 दिन के आसपास इस्तेमाल करिए। तो पोटाश हो गया, आपका SSP हो गया, आपका यूरिया हो गया दोस्तों। ये 3 खादें आपको जो है रोपाई से पहले डाल देना चाहिए दोस्तों। इसके साथ साथ अगर आप ग्रोथ प्रमोटर्स का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों तो भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि सागरिका हो गया, बायोवीटा हो गया, वो भी आप डाल सकते हैं दोस्तों। बहुत सारी कंपनियां जो है ग्रोथ प्रमोटर्स बनाती हैं, तो कोशिश करिए जितना जल्दी डाल दीजिए। बाई चांस रोपाई के समय ना भी डाल पाए हों तो 1 सप्ताह या 10 दिन के भीतर आपको इसका इस्तेमाल जो है अवश्य कर लेना चाहिए, तभी आपको जो है इनका अधिकतम लाभ देखने को मिल पाएगा। सागरिका में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कई बार इनकी कमी से भी अच्छा विकास नहीं हो पाता पौधों का। सागरिका डालने से जड़ों का विकास सही तरीके से हो पाता है। तो ग्रोथ प्रमोटर्स अगर आप सागरिका डालते हैं तो 8 से लेकर के 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दोस्तों इसकी मात्रा का इस्तेमाल आपको करना होता है। एक खाद आपको नहीं डालना दोस्तों जिंक। कई बार हम जिंक का इस्तेमाल रोपाई के समय पर कर देते हैं, इससे हमें सबसे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। कभी भी जिंक सल्फेट जो आती है 33% वाली या फिर 21% वाली, इसका इस्तेमाल ना तो DAP के साथ करना है, ना ही दोस्तों SSP यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट के साथ करना है, ना ही दोस्तों किसी NPK के साथ करना है, जैसे कि 12-32-16 हो गया, या फिर 10-26-26, 14-35, 14 आता है, 20-20, 0-13 आता है। तो तमाम तरह के NPK आते हैं। कुल मिलाकर के जिनमें फास्फोरस की मात्रा 1% भी पाई जाती है उसके साथ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जिसमें फास्फोरस हो उसके साथ जिंक सल्फेट बिल्कुल भी नहीं डाल सकते हैं।
तो दोस्तों आपको जिंक कब डालना होता है, मेरे हिसाब से जिंक आपको जो है मिट्टी में इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। अगर आप जिंक का स्प्रे कर सकते हैं, जैसे 11 का जिंक टैक 700 आता है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा 12% वाला जो चिलिटेड जिंक आता है इसका भी आप स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं, बहुत ही बढ़िया फ़ायदा मिलता है, ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर आप मिट्टी में जिंक डालते भी हैं दोस्तों तो मुश्किल से मुश्किल 2 या 3% ही लाभ मिल पाता है, बाकी की मात्रा जो है दोस्तों वो आपके पौधे ले ही नहीं पाते हैं, कुछ ऐसा परिस्थिति बन जाती है। तो कोशिश करिए दोस्तों कि ये जो बेसल डोज वाली खादें हैं, जो हम दोस्तों रोपाई के समय वाली खादों की बात कर रहे हैं, जो हम यूरिया डालते हैं, जो हम DAP या फिर NPK SSP डालते हैं, इसको आप डालिए। उसके बाद में कोशिश करिए कि जो सभी खादें आती है, जैसे कि नैनो यूरिया डाल सकते हैं, इसके अलावा नैनो DAP का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, या फिर कोई भी NPK आते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे क्या होता है कि जो भी हम खादें छिड़काव विधि से प्रयोग करते हैं उनका लाभ ज़्यादा मिलता है। खासकर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप भले ही नाइट्रोजन हो गया यानी कि यूरिया, पोटाश, और इसके साथ साथ जो DAP है इसको मिट्टी में डालिए, लेकिन जितने भी ये तत्व सूक्ष्म तत्व आते हैं इनका इस्तेमाल कम से कम आपको मिट्टी में नहीं करें तो ही बेहतर है। लेकिन क्योंकि 1 या 2% से ज़्यादा लाभ ही नहीं मिलता है, आपका पैसा बर्बाद होता है। इस पर प्रयोग करने से बेहतरीन फ़ायदा मिलता है। इस प्रविधि से काफ़ी अच्छा रहता है। बहुत जगह pH कैसा है किसान भाई को पता ही नहीं है, ज़्यादा pH होने की वजह से तत्व तो नहीं मिल पाते, पौधे को बहुत कम pH से भी नुकसान होता है। तो अगर आप मिट्टी की जांच करवाते हैं तब तो चलो हाँ पता है कि pH वगैरह कितना है। वैसे तो आपको इस प्रविधि से जो है, जैसे कि मान लीजिए जिंक हो गया, आपका मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट या फिर ये तमाम खादें डालते भी हैं, तो इस प्रविधि से डालना बेहतर रहेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे आवश्यक चीज़ खरपतवार नियंत्रण के बारे में। इसका भी आपको जो है रोपाई के समय पर ही प्रयोग करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि धान की फसल में मतलब जितनी भी ये बरसात वाली फसलें होती हैं इसमें सबसे ज़्यादा खरपतवार की समस्या आती है दोस्तों। तो खरपतवार का नियंत्रण हम 2 तरीके से करते हैं। पहला तरीका होता है खरपतवार को उगने से रोकना, दूसरा तरीका होता है दोस्तों खरपतवार जब उगाते हैं यानी कि जमाव जब हो जाता है तो उसके बाद उसका नियंत्रण करना। तो पहला तरीका जानते हैं दोस्तों खरपतवार को उगने से कैसे रोकें। तो 2 फार्मूले आते हैं, इस फार्मूले की बहुत सारी दवाएं आपको मिल जाएगी। तो फार्मूला बहुत ही आसान है, ब्यूटाक्लोराकोर आता है, एक पेटाक्लोर आता है। तो अब दोनों में से कोई एक चीज़ को अपना सकते हैं, बहुत सारी कंपनियां इसे बनाती हैं, ये प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड होते हैं। तो ब्यूटाक्लोर का इस्तेमाल करते हैं तो 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना जो होता है। अगर आप पेटिलाक्लोर डालते हैं तो 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होता है। कैसे प्रयोग करना है दोस्तों ये भी आप जान लीजिए। सबसे पहले आपको ब्यूटाक्लोर या पेटिलाक्लोर में से कोई एक दवा लेनी है। इसको आपको सूखी जो रेत होती है दोस्तों, जो बालू रेत होती है, उसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद दोस्तों जैसे ही हम खेत में जो हम खाद वगैरह डालते हैं उसी तरीके से डाल देना है, या फिर बॉटल में भर करके जो है पानी में थोड़ा सा मिला करके ढक्कन में छेद करके फिर ऐसे ऐसे मारते चले जाना है खेत में, और 24 घंटा पानी भरा रहना चाहिए, तब ये दवाएं काम करेंगी। तो कोशिश करिए रोपाई के तुरंत बाद इसका इस्तेमाल करिए और 3-4 दिन तक खेत में पानी भरा रखिए, तो ये दवाएं अच्छे से काम करेंगी। पानी के ऊपर एक लेयर बनाती हैं। मान लीजिए खरपतवार का जमाव हो गया है तो ऐसी दशा में बिस्पायरिबैक सोडियम जो दोस्तों 10% SC फॉर्म में आती है, इसकी 80 ml मात्रा प्रति एकड़ आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी आपको। तो यह थी दोस्तों धान के बारे में जानकारी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा।